नमस्कार। देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। नमस्कार। एसडी पब्लिक स्कूल पीतमपुरा से मैं डॉक्टर रेखा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी से प्रभावित है, वहीं हम और आप टेक्निकली जनसंचार वेबिनार के माध्यम से आज एक दूसरे से जुड़े ही नहीं हैं, बल्कि अधिगम शिक्षा में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सकारात्मक सोच और ऊर्जा से वैश्विक संकट का तो सामना कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन के माध्यम से एक नई शिक्षा प्रणाली से हमने अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बना लिया है और हमारे से निरंतर जुड़े हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ स्कूल लीडर एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। आज इसी सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ लाइव वेबिनार श्रृंखला सुदृढ़ राष्ट्र का आधार सजग शिक्षक परिवार। इस सत्र में देश के कोने कोने से विभिन्न विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं एवं इस लाइव प्रसारण से हजारों की संख्या में शिक्षक, विद्यार्थी एवं सामान्य जन भी जुड़े हैं। इस सत्र के विशेष अतिथि स्वामी रामदेव जी हैं। इनका नाम अपने आप में ही पूरा परिचय है। इन्होंने पतंजलि की स्थापना कर पूरे देश में एक खास पहचान बनाई है। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया है। सुदृढ़ राष्ट्र की भावना से प्रेरित देश और घर घर में इन्होंने ही योग को एक पहचान दी है। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं दिखाना चाहूंगी अपने विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों की एक झलक, जो इस लॉकडाउन समय में भी निरंतर अभ्यास कर अपनी शारीरिक इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। ये प्रेरित है योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से और प्रेरित करते हैं अपने से जुड़े हर व्यक्ति को, क्योंकि योग भगाए रोग। यही कारण है स्कूल का प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी योगाभ्यास कर अपने को स्वस्थ बनाए हुए हैं। नमस्कार, मैं अनुष्का अग्रवाल एसडी पब्लिक स्कूल की छात्रा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल रही है और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी वही इस बीमारी से लड़ सकता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योग से अच्छा अभ्यास कोई नहीं। हम सभी छात्र व छात्राएं अपने घरों में रहकर योग का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और अपने परिवार वालों को भी योग का अभ्यास करा रहे हैं, जिससे वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम सभी अपने घरों में रहकर योग का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। इन फोटो और वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमारे विद्यालय में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं निरंतर योग का अभ्यास कर रहे हैं। योग एक तनाव को कम करने का माध्यम भी है, जिसे हम अपने घरों में कर सकते हैं। कुछ गतिविधियों के विपरीत आप एक छोटी सी जगह में बिना किसी उपकरण के योग का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने दम पर या मार्गदर्शन के साथ अभ्यास कर सकते हैं। हम हर रोज़ सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार आदि का अभ्यास करते हैं। साथ ही हम अपने घरों में अपने बड़ों व अपने छोटों को भी योग का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं। योग हमें शारीरिक ही नहीं एवं मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। हमारी योग की टीम का मानना है, योग करो निरोग रहो। और मेरे योग शिक्षक श्री हेमंत शर्मा जी का कहना है, योग को करो हाँ और कोरोना को करो ना।
महामारी के समय में भी योग का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, योग करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। इसके बाद स्कूल भवन से दूर हैं, स्कूल क्रियाओं से नहीं। पहले से ज्यादा और उत्सुक, जिम्मेदार एवं क्रियाशील हैं हमारे विद्यार्थी। अब मैं आग्रह करूंगी एसडी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य एवं भारतीय शिक्षा बोर्ड की नेशनल कोऑर्डिनेटर श्रीमती अनीता शर्मा जी को। नमस्कार, आप सबको प्रणाम। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी को हमारा नमस्कार। स्वामी रामदेव जी हम सबके बीच उपस्थित हो चुके हैं और आप सबकी तरफ से मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे अपने आशीर्वचन सभी शिक्षकों के लिए दें। ये युगों से होता चला आ रहा है, किसी भी देश में किसी भी काल में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और इन उतार चढ़ाव की परिस्थितियों में, कठिन समय में हमेशा राष्ट्र को सही मार्गदर्शन देने के लिए किसी न किसी युग गुरु की आवश्यकता हमेशा रही है। हमारे यहाँ चाणक्य की बात करें या गुरु वशिष्ठ की बात करें या आज के युग में भी डॉक्टर कलाम, श्री अरबिंदो, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जैसे ऐसे अनेक शिक्षक हुए हैं जो समय समय पर अपनी उपस्थिति का आभास कराते रहे हैं और सही दिशा में चलने की प्रेरणा देते रहे हैं। तो आज जब हम इस वैश्विक महामारी के संकट में हैं, इससे जूझ रहे हैं, ऐसे समय में हमारे शिक्षक अपनी तरफ से सभी तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं, सभी तरह से वो नया कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, निरंतर कार्य में लगे हुए हैं। उनके लिए ये लॉकडाउन जैसा ना हो करके एक नए मार्ग पर चलने का कार्यकाल बन चुका है, नई राह पर चल पड़े हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं और अब अपनी उपस्थिति प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में वो करवाए हुए हैं। तो इस समय पर हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव जी, हमारे योग ऋषि और युग ऋषि, उनसे ऐसी प्रार्थना है कि वो शिक्षकों का मनोबल बढ़ाएं और शिक्षकों की भूमिका के बारे में समाज में क्या समझा जाना चाहिए, उसको कैसे जो है देखा जाना चाहिए, उसके बारे में अपने 2 शब्द कहें। स्वामी रामदेव जी से मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि वे कृपया अपना उद्बोधन आरंभ करें। आज हमारे साथ देश भर के प्रधानाचार्य यहाँ जुड़े हुए हैं और विभिन्न लाइव चैनल्स के माध्यम से हजारों शिक्षक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। स्वामी जी, आपके वचनों से निश्चित ही उन सब का मनोबल ऊंचा होगा और वे और अधिक कार्य करने के लिए और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। नमस्कार, एक बार फिर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत प्रणाम अनीता जी आपको और पूरा जो हमारे गुरुओं का परिवार है। भारत तो गुरुओं का देश है और गुरु की भूमिका, एक आचार्य की भूमिका एक बहुत बड़ी होती है। उनकी वस्त्र बदलते रहते हैं युग धर्म के अनुसार, लेकिन गुरु का चरित्र बहुत ऊंचा होता है और उस चरित्र को जीने वाले आप सभी गुरुजनों को, आचार्य प्राचार्य गणों को और एक बहुत बड़ा एक शिक्षा का परिवार हमारे साथ में आज जुड़ा हुआ है और मैं सबको प्रणाम करते हुए उस भूमिका के रूप में थोड़ी सी बात कह देता हूँ। मुझसे आदरणीय हमारे LR सैनी जी ने कहा कि बहन चाहती हैं कि एक बार सभी गुरुजनों के साथ एक संवाद हो जाए, तो मैंने कहा जरूर हम सबसे बात करेंगे और इसके बाद आपके कुछ प्रश्नोत्तर भी होंगे तो उनको समाहित कर लेंगे। तो मैं बेसिक जो योग का मूल सिद्धांत वो ये है कि जैसे अभी आप छोटे बच्चों का योगाभ्यास देख रहे थे, उसमें आसन और सूर्य नमस्कार ज्यादा करवाते हैं बच्चों से, प्राणायाम और ध्यान भी करवाते हैं।
मैं एक ही बात कहूंगा योग के संदर्भ में, योग हमारे व्यक्तित्व को, हमारे पूरे सामर्थ्य को अभिव्यक्त करने का, जिसको अंग्रेजी में एक्सप्रेशन कहते हैं, 37 बिलियन नहीं ट्रिलियन, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे ब्रेन में, हमारे पूरी बॉडी में, और 37 ट्रिलियन सेल्स को यदि हम ठीक से एक्सप्रेस करें तो शरीर से हम अत्यंत बलवान हो सकते हैं। बॉडी के एक्सप्रेस करने की एक लिमिट है कि एक व्यक्ति के माता पिता यदि 5 फीट के थे तो बच्चे 5.5 फीट तक के जा सकते हैं। एक के माता पिता यदि 50 किलो वजन उठा पाते थे तो उसके बेटे 100-200 किलो तक वजन उठा सकते हैं। एक के माता पिता यदि अनपढ़ थे और उन्होंने बहुत साधारण जिंदगी जी तो उसके बच्चे वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट हो सकते हैं। माने बॉडी के एक्सप्रेशन की लिमिट है, ब्रेन के एक्सप्रेशन की कोई लिमिट है नहीं, लिमिटलेस है, और इमोशंस के एक्सप्रेशन तो लिमिटलेस है ही। तो योग से हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी सोल पूरी तरह से एक्सप्रेस हो जाती है, और उसको यदि बड़े शब्दों में कहा जाए तो हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एकात्म हो जाते हैं। ये इतना बड़ा सत्य है। उसमें अलग अलग चरण है, योगासन है, सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है, ध्यान। तो सेल्फ एक्सप्रेशन का, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन का एक बहुत सशक्त माध्यम, एक बहुत वैज्ञानिक और तार्किक व्यवहारिक कोई साधन है तो वो योग है। और उसमें कुछ न्यूनतम हम प्रैक्टिसेस की बात करें तो कम से कम 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सबको जरूर करनी चाहिए। लंबा गहरा श्वास लिया और छोड़ दिया, ये 3 से 5 मिनट कर लें। फिर ये कपालभाति, ये 10 से 15 मिनट कर लें। अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिवली ब्रीथिंग, लगभग 2.5 से 5 सेकंड में लेना, 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ना। तीनों प्राणायामों में बेसिक अंतर है। भस्त्रिका में 2.5 से 5 सेकंड में ले छोड़ रहे थे, दोनों से एक साथ। कपालभाति में 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक छोड़ने में पूरा ध्यान। अनुलोम विलोम में लगभग 2.5 से 5 सेकंड में लेना, 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ना। फिर भ्रामरी उद्गीत, ऐसे 5 प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है। जिनको पेट की और डायबिटीज की बीमारी है, धातु रोग है, इनफर्टिलिटी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो, बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। उज्जाई कर सकते हैं जिनको थायराइड की, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भर के यथाशक्ति रोक के ऐसे छोड़ दिया। 22 जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, गुस्सा बहुत आता है, नींद नहीं आती है, पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, हॉट फ्लैशेस हैं, हार्मोनल इंबैलेंस है, तो शीतकारी जीवा बाहर निकाल के फिर जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं तो चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, नाड़ी शुद्धि, अभ्यंतर प्राणायाम, और कान के रोग हैं तो कर्ण रोगांतर। ऐसे ये
कुछ प्राणायाम है, बाकी बच गए आसन। आसन में हम लोग सूर्य नमस्कार जनरली सभी कर सकते हैं, कमर में दर्द है तो आगे झुकने को छोड़कर। जिनको पीछे झुकने वाले आसन करने हैं तो हर्निया वालों को तो वो नहीं करने, बाकी वो भी कर सकते हैं सभी। 5 से 10 कोई भी आसन डेली करने। मैं रूटीन में कम से कम 5 से 10 मिनट सूर्य नमस्कार करता हूं, 10 से 20 मिनट अलग अलग प्रकार की जो ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज हैं वो करता हूं। एक बार पूरा पसीने से नहा लेता हूं मैं, ये मेरा डेली का रूटीन है। एक बार पसीने से नहाना, बाद में ही पानी से नहाना। जब पसीने से नहीं नहाएगा उसको ब्लड प्रेशर, उसको शुगर, उसको ओबेसिटी, उसको SLMS ऑटोमेटिक डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज होगी। तो 5 से 10 मिनट मैं रोज तेज व्यायाम करता हूं, क्योंकि वैसे मेरी एज जो है 50 प्लस है, लेकिन मेरी बायोलॉजिकल एज जो है वो 25 है। तो मैं थोड़ा रेग्रेसिव एक्सरसाइज कर लेता हूं। तो ये 10 से 20 मिनट का तेज व्यायाम, 10 से 20 मिनट के आसन, आधा घंटे का प्राणायाम और कम से कम 5 मिनट का ओंकार या गायत्री ध्यान। यदि हम इतना कर लेते हैं तो जीवन में रोग होने का प्रश्न नहीं। हम एक बड़ी बात कहता हूं, योग से आरोग्य मिलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सभी प्रकार के रोगों को हमने मिटाया। मेरे पास करीब 10 करोड़ रोगियों का डेटाबेस है, 10 करोड़ लोगों का। हमारे 5000 सेंटर्स हैं, उसके माध्यम से हमने पूरा कलेक्ट किया है, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन किया है। पूरी दुनिया में करीब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे फॉलो करते हुए, पतंजलि योगपीठ संस्था संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हुए करीब 200 करोड़ लोग डेली या कभी कभी योग करने लग गए। और मैंने लोगों का बीपी क्योर किया है, थायराइड क्योर किया है, शुगर क्योर किया है, कपालभाति, मंडूकासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि 5 से 10 आसन एक बीमारी के लिए मैं करवाता हूँ। उसके लिए पैकेज की डायबिटीज है तो प्राणायाम के साथ साथ ये मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रा आसन, वक्रासन, गोमुखासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, जो जितना कर पाते 5 से 10 आसनों का एक पैकेज। डायबिटीज के लिए 5 से 10 आसन, स्पाइनल कॉर्ड के लिए 5 से 10 आसन, ओबेसिटी के लिए ऐसे पैकेज है। मैंने लोगों का बीपी क्योर किया, थायराइड क्योर किया, अस्थमा क्योर किया, अर्थराइटिस क्योर किया, शुगर क्योर किया, SLMS ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोगों को क्योर किया। तो ये खाली बच्चों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है एक फिजिकल फिटनेस के लिए, एक्सरसाइज के लिए अच्छी बात है, लेकिन इतना ही नहीं। योग एक कंप्लीट साइंस है, मेडिकल साइंस है, ये लाइफ साइंस है, एक स्पिरिचुअल साइंस है, एक सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन उसके आगे सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन का बहुत बड़ा मार्ग है। तो योग को किसी न किसी रूप में ये सबके लिए जरूरी है, चाहे उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तौर पर ले लो, रोगी हैं तो एक योग ट्रीटमेंट के लिए तौर पर ले लो, किसी को अपने स्ट्रेस को रिलीज करना है, पीस पाने, इंटरनल पीस के लिए तो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह ले लो, एक जनरल फिटनेस के लिए ले लो, किसी भी रूप में ले लो। और यदि कोई बहुत सजग है जीवन के प्रति, तो मैंने कहा अपने कंप्लीट एक्सप्रेशन और कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए योग एक अल्टीमेट विद्या है। तो बस इतनी बात कह करके, बाकी तो आप मुझे काफी सुनते रहते हैं। सुबह में 4 बजे से उठ करके, और अभी आजकल तो 10 बजे तक, पहले आस्था पर मैं डेली मेडिटेशन सिखाता हूँ 5 से 6, फिर ये अष्टांग योग की प्रैक्टिस कराता हूँ, आसन प्राणायाम और डिजीज के अकॉर्डिंग अलग अलग पैकेज। फिर रोज एक स्पेसिफिक बीमारी को लेकर के इंडिया टीवी पर रोज मैं 8 से और 8:40 तक 40 मिनट्स पूरा एक एक बीमारी के बारे में, उसके कोजेस क्या हैं, उसको किस तरह से हम क्योर करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर पूरी चर्चा हम करते हैं। तो इतनी तो बात मैंने कह दी है। मेरा व्यक्तिगत जीवन में ऐसा है कि मैं सुबह उठ के आंवला एलोवेरा का जूस पीता, उठते ही गर्म पानी में टॉयलेट आदि से निवृत्त होकर के फिर मैं रोज कम से कम व्यक्तिगत जीवन में जो रोगों को सिखाने के अलावा एक घंटा मेडिटेशन और 1 घंटा पर्सनल प्रैक्टिस जरूर करता हूँ। रोज मैं 18 घंटा व्यस्त रहता हूँ। खाने में सीक्वेंस में मैं पहले शाक सब्जियां फल खाता हूँ, बाद में पका हुआ भोजन लेता हूँ, 2 बार खाना खाता हूँ,
सुबह नाश्ते में कोई भी एक जूस पी लेता हूँ, लौकी का या कभी कोई फल का, कोई अनानास का, या कोई ऐसे ही कोई काढ़ा सुबह जरूर गिरोए का पीता हूँ। तो ऐसे, और हमेशा खुश रहता हूँ, पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी को जीता हूँ। तो ये कुछ बातें आपसे शेयर की, और काफी लोगों के प्रश्न जरूर होंगे अनीता जी, उनके प्रश्नों को भी हम साथ में ले सकते हैं। जी स्वामी जी, ऐसा है, आज हमारे साथ बहुत सारी संस्थाओं के प्रधानाचार्य हैं और प्रतिनिधि हैं, तो उनके बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि जैसा हमारा आज का विषय है सुदृढ़ राष्ट्र आधार सजग शिक्षक परिवार, तो आज के समय में आपके हिसाब से शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए और वो कैसे अपने बच्चों को निरंतर प्रगति की ओर प्रेरित करे, और खासकर से जब ये कठिनाई का समय है, शिक्षक दूर हैं बच्चों से, उस समय वो कैसे उनका मनोबल बढ़ाएं, इस विषय में हम आपके विचार जानना चाहेंगे, और उसके बाद हम एक एक करके प्रश्न लेना शुरू करेंगे। पहले तो शिक्षक ही अपना हौसला बना करके रखे बच्चों से ज्यादा जरूरी है कि इस लॉकडाउन में कई बार शिक्षक भी हौसला खो देते हैं। तो जितने भी स्कूल हैं वो अपने प्रिंसिपल्स को, अपने टीचर्स को संभाल के रखें, जिसका जैसी कैपेसिटी हो सके तो उनको पूरा वेतन दे, और यदि उनसे पूरी सेवाएं भी लें जितनी वो कर पाते हैं, और वो अपने आप को संभालें, और जितने डेडिकेशन से वो क्लासरूम में पढ़ा रहे थे उतने डेडिकेशन से बच्चों को पढ़ाना और उसका फॉलो अप लेना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माने खाली हमने तो व्हाट्सएप के ऊपर जो है जो उसको लेसन था वो डाल दिया, उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि उसका आगे उसका इन्वॉल्वमेंट। तो इस समय गुरुओं की जो भूमिका है वो इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि क्लासरूम में बच्चे अपने आप को कंसंट्रेट करने का जो एवरेज होता है वो 50% होता है। आप तो खुद प्रिंसिपल हैं, मैं भी बेसिकली पहले एक गुरुकुल का प्राचार्य रहा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि 50% बच्चे अपने आप को पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाते हैं, 50% का कंसंट्रेट कर पाते हैं। कुछ बच्चे तो कंसंट्रेट करते ही नहीं, 5-10 मिनट से ज्यादा उनके अंदर कंसंट्रेशन ही नहीं होता। अब जबकि बच्चे, उनके सामने टीवी है, उनके सामने मोबाइल है, उनके सामने कंप्यूटर गेम्स है, उनके सामने फ्रेंड्स है, उनके सामने साथ में फैमिली है, उनके सामने और 10 चीजें हैं, तो इस समय उनका कंसंट्रेशन और मुश्किल होता है। तो बच्चों को जब भी कोई पाठ पढ़ाएं तो कम से कम उनको बोले कि भाई आप एक बार ओम बोल लीजिए या एक बार गायत्री मंत्र बोल लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, और उसके बाद उनको अपनी बात कहें और उसका फॉलो अप भी लें, क्योंकि यदि हमने बच्चों को अभी नहीं संभाला तो हमारे बच्चे बहुत पीछे चले जाएंगे। गवर्नमेंट तो कर देगी कोई ना कोई प्रोविजन कि भाई ठीक है ऑटोमेटिकली पास कर दीजिए, कम मार्क्स में पास कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, लेकिन हमें अपने बच्चों को की डिग्रोथ नहीं होने देनी। इस समय बच्चों का जो एक प्रवाह है पढ़ने का, उनके भीतर की जो तड़प है, लगन है, उनके भीतर की एक फायर है, वो कमजोर ना पड़े, इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है टीचर्स की बच्चों के साथ, उसको अच्छे से निभाएं। और हमारे सभी गुरुजन भी, देखो मैं तो एक बात और कहता हूँ, जैसे गुरु जीते हैं, कहीं भी बात का 1% असर होता है, और जो जीते हैं उसका 99% या 100% असर होता है। तो ऐसे कोई जात पात की बात नहीं है, वो कहते हैं ना, एक लोहार की और 100 सुनार की, मतलब लोहार जो है ना जोर से चोट करता है ऐसा इसका मतलब है। तो ऐसे गुरुओं का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उनकी उपस्थिति ही, उनका होना, उनकी प्रेजेंस वही उन बच्चों को एकदम एक्सट्रीम पर ले जाए मोटिवेशन के, और वो जो बनना चाहे उनको बना दे। तो इस तरह का व्यक्तित्व हमारे गुरुजनों का अपेक्षित है, चाहे वो लेडीज हैं, वो जेंट्स हैं, किसी उम्र के हैं, वो किस जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उनके भीतर एक गुरु की जो गुरुता है वो क्षीण नहीं होनी चाहिए, यही मेरा कहने का तात्पर्य है। और बाकी सब बहुत विवेकी हैं, सब हमारे प्राचार्यगण, आचार्यगण, गुरुजन, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को ऐसे ही जरूर बनाया हुआ होगा। और यदि कहीं पर भी हमें कोई कमजोरी भी आती है तो हम कम से कम उसको बाहर व्यक्त ना करें, अपनी कमजोरी को अपने आप हम उससे उभरे। सबके सामने तो हमें एक आदर्श के रूप में रहना चाहिए। कोई कहेंगे जी जैसे हम वैसे ही तो रहेंगे, नहीं, यदि हम अच्छे नहीं है तो भी हमें आदर्श के रूप में रहना है, क्योंकि कभी भी किसी भी गलत चीज की ओर ध्यान दिलाना ये भी एक सोशल क्राइम है। बस इतनी सी बात
मेरे मन में थी, बाकी है प्रश्न उत्तर के समय बहुत सी बातें आती रही। अनीता जी पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल निश्चल। डॉक्टर अतुल निश्चल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ स्कूल लीडर्स के सीईओ हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगभग इस समय 540 स्कूल जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर अतुल उन सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर अतुल, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार स्वामी जी। जी प्रणाम। प्रणाम अतुल जी। बहुत अच्छा अवसर मिला आपसे रूबरू होने का। स्वामी जी, हमारे उपनिषदों के अंदर मेडिटेशन का एक बहुत अहम रूप बताया गया है, और ये ऐसा बोला गया है कि जब एक छात्र 12 साल की आयु में आश्रम में प्रवेश करता था गुरु से परम ज्ञान लेने के लिए, तो पहले उसको मेडिटेशन सिखाते थे ताकि वो अपनी इंद्रियों पे काबू पा सके और उसके बाद परम ज्ञान ले सके। क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारे छात्र और छात्राएं जब 17 साल की आयु में स्कूल से बाहर निकले तो हम इनके अंदर मेडिटेशन, जैसे आपने विश्व भर में योग को लोगों का एक अहम हिस्सा बना दिया है, लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बना दिया है योग को, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इन छात्रों और छात्राओं के जिंदगी को के अंदर मेडिटेशन को एक हिस्सा बना दें, और वो कैसे किया जा सकता है स्कूलों के द्वारा? अतुल जी बोलना चाहूंगा, आप सब लोग तो क्योंकि साइंस भी पढ़ाते ही हैं, और मैं साइंस से लेकर के सोशल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस दोनों का स्टूडेंट हूँ। तो बच्चों का जो ब्रेन एक्सप्रेस होता है वो 14 साल की उम्र तक होता है। जो उसका मल्टीप्लिकेशन होना होता है सेल्स का, तो वो 14 साल तक की उम्र तक होता है, उसके बाद नहीं होता। तो 14 साल की उम्र तक बच्चों के ब्रेन की जैसी प्रोग्रामिंग हो जाती है वही जिंदगी भर रहती है, एक्सेप्शन को छोड़ करके। दिस इज रियलिस्टिक फिजिकल मेंटल ट्रूथ, रिसर्च बेस्ड ट्रूथ है। तो 14 साल तक जो बच्चे सीख लेंगे, और 18-19 साल तक मैक्सिमम उनकी बॉडी का ग्रोथ होता है। बाकी तो फिर जो चीजें होती है, इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते रहते हैं। डेवलपमेंट तो 18 साल तक ही होता है, उसके बाद तो फिर आदमी समझता है चीजों को, उसकी समझदारी बढ़ जाती है, उसका IQ लेवल बढ़ जाता है। लेकिन वो जो ब्रेन की बॉडी की का जो एक्सप्रेशन है वो 14 साल तक ब्रेन का और 18 साल तक बॉडी का होता है। अब आगे जो चीजें होती रहती है, मैंने कहा समझदारी के स्तर पर चीजें बढ़ती है। तो हमारे उपनिषदों में कहा कि ओंकार और गायत्री का ध्यान, ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्योपाख्यानम भूत भुवत् भविष्यत् इति सर्वम ओंकार एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव स्वयं आत्मा ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। तो एक वह विश्वात्मा ब्रह्म ओंकार है, और हमारी आत्मा भी उसी ओंकार स्वरूप ही है। वह आत्मा भी ब्रह्म स्वरूप है, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म। तो ओंकार का इसलिए मैंने कहा कि ओम, इसका ओंकार ध्यान और गायत्री ध्यान और इसके नाम पर बहुत सारी दुकानदारी है। मैं थोड़ी एक बहुत गहरी और कठोर बात कहना चाहता हूं। मैं ध्यान को मानता हूं, ध्यान के नाम पर पाखंड को नहीं मानता। मैं योग को मानता हूं, धर्म को मानता हूं, संस्कृति को मानता हूं। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के नाम पर जो दुकानदारी चलती है उसको नहीं मानता। मैं अपने पूर्वजों को मानता हूं, लेकिन पूर्वजों के नाम पर जो लड़ाई झगड़ा चलता है उसको नहीं मानता। मैं भारत को मानता हूं, लेकिन भारत के नाम पर जो पाखंड चलता है और भारत के नाम पर जो बहुत तरह की बुरी बातें आपस में फैलाई जाती हैं। एक बार हम वहां पर भी अनीता जी के स्कूल में भी बैठे हुए, तो बहुत चर्चा हुई, दास प्रथा, बलि प्रथा, कुप्रथा, सती प्रथा, सता प्रथा, पता नहीं क्या क्या सब चलता है। तो हम अपने बच्चों के ब्रेन की डिवाइन प्रोग्रामिंग करें और उनको जो रियलिस्टिक जो मेडिटेशन है ओंकार और गायत्री का, वो उसको सिखाएं। और उसका एक ही तरीका है कि बच्चों को, मैंने कहा जैसे उनको बोले कि भाई आपके शरीर में 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, 5 कोश हैं, 5 प्राण हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश है, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, 8 चक्र हैं, 9 द्वार है, और आप ये सारा ब्रह्मांड आपके इस पिंड में है। उस भीतर के अदृष्ट शक्तियों को जानना, जगाना और उनको उपयोग में लाना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। दिस इज द पर्पज ऑफ मेडिटेशन. What you have, capacity, brain, ability,
what you have excellence in your body, in your mind, in your soul, उसको जाने, उसको जगाए, एक्सप्रेस करें और उसको सही उपयोग में लाएं और अपने इस पूरे अस्तित्व के लिए आप कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट करें. This is the ultimate goal of education. So when we are doing meditation, आप अपने बच्चों को ऐसा बताएं कि आप जब ओंकार ध्यान करते हैं तो इस शरीर की तो शक्तियां प्राप्त करते हैं, इस ब्रह्मांड की जो इनविजिबल पावर्स है उनके भी साथ आप संपर्क में आ जाते हैं, वो भी आपको आशीषित करती है, वो भी आपको ब्लेसिंग देती है. तो आप ओंकार ध्यान करें मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक. मूलाधार से ओंकार का नाद उत्पन्न हुआ और सहस्रार से होता हुआ, अजय चक्र से होता हुआ आपके नाक से प्राण निकल रहा है. तो ऐसे ओंकार का ध्यान, गायत्री का ध्यान, इस तरीके से उनको बताएंगे और इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे निश्चित रूप से इसको करना शुरू कर देंगे और जो करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है. जो बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं उनकी वैसी आदत पड़ जाएगी, जो मेडिटेशन करे उनकी मेडिटेशन करने की आदत पड़ जाएगी, जो ओम नमस्ते बोलेंगे उनकी ओम नमस्ते बोलने की आदत पड़ जाएगी जैसे हम बोलते हैं. जो मुसलमान है वो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलते रहते हैं. जो जैसा बोलते हैं उसकी वैसी आदत पड़ जाएगी. तो बच्चों को योगाभ्यास में आसन प्राणायाम के साथ ओंकार और गायत्री ध्यान की भी आदत डालनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, और उससे निश्चित रूप से उसके जीवन का दिव्य रूपांतरण घटित होता है. थैंक यू सो मच स्वामी. थैंक यू. धन्यवाद स्वामी जी. हमारे साथ श्री संजय भारतीय जी हैं, इंटरनेशनल स्कूल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं. इस संस्था के साथ 800 से ऊपर स्कूल जुड़े हुए हैं, तो संजय सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. संजय भारतीय जी प्लीज आप अपना प्रश्न पूछिए. नमस्कार मैडम. योग ऋषि परम आदरणीय संजय जी, बाबा गुरुदेव जी के चरणों में वंदन. जी प्रणाम. मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद. जी. बाबा, मेरा प्रश्न है, शिक्षक को हमेशा से राष्ट्र निर्माता कहा गया है तथा राष्ट्र निर्माण में उनका योग अतुलनीय रहा है, परंतु आज के बदलते परिवेश में शिक्षक समाज में अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है. उसको वो यथोचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है. इस संदर्भ में आज के शिक्षकों के लिए आपका संदेश क्या होगा? देखिए, एक तो सामूहिक इमेज होती है, मैं मानता हूं उसका भी प्रभाव होता है और वो अच्छी होनी चाहिए. गुरु के बारे में, शिक्षक के बारे में और सब चीजों की एक कलेक्टिव इमेज होती है. और एक इमेज होती है वो हमारे अपने कर्म से आती है. जैसे मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ. बाबाओं की इस समय इमेज बहुत खराब है. ढोंग, आडंबर, पाखंड, कोई बाबा जेल में, कोई बाबा इधर उधर, कोई दुराचार में, व्यभिचार में, पता नहीं किस किस में लिप्त है. लेकिन इस इमेज को मैंने अपने मेहनत से, अपने कर्म से, अपने चरित्र से, अपने योगदान से, अपने संदर्भ में मैंने कम से कम ठीक किया, तो इसका कलेक्टिव इफेक्ट भी अच्छा आ रहा है कि जो अच्छे साधु हैं उनको भी लोग अच्छी निगाहों से, अच्छी नजरों से देखने लगे. राजनीति का जैसे स्तर बहुत गिरा. राजनीति में अब मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, बहुत से ऐसे सीएम है और इस समय ओबीसी पीएम भी है, बहुत से ऐसे लोग हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स की इमेज को थोड़ा एक अलग दर्जे पर लेकर के गए. इसी तरह से जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि बहुत तरह के इसमें अलग अलग तरह के चरित्र हमारे सामने आते रहते हैं और कुछ लोगों ने इसको बहुत ऊंचाई दी है. जो है इसमें हमारे डॉक्टर अजय प्रसाद जी से लेकर के, राधा कृष्ण जी से लेकर के और अब्दुल कलाम जी से लेकर के शिक्षकों के, गुरुओं के गौरव को बहुत ऊंचाई प्रदान की. तो गुरु जो है यदि उसका आचरण अच्छा है तो कम से कम वो अपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूशन में और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा होगा तो उसका इतना रेस्पेक्ट होता है, बहुत जबरदस्त. तो कलेक्टिव जो इमेज है उसमें अभी काफी पतन आया है शिक्षा के उदारीकरण से, व्यवसायीकरण से और उसके भौतिकीकरण से. मेटलिज्म उसमें ज्यादा आ गया, लेकिन फिर भी गुरु की निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका है और हम एक ऐसे गुरु की भूमिका निभाएं कि मेटेरियलिज्म में भी हमारे बच्चे बहुत ऊंचे हों और स्पिरिचुअलिज्म में भी हमारे बच्चे बहुत ऊंचे हों.
और एक ऐसी समन्वित सोच लेकर के चलेंगे और उस जीवन को खुद जीना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, बच्चे कहने से नहीं जीने से समझते हैं। इमेज जो है कहने से नहीं बनती, जीने से बनती। और आचार्य इसीलिए बोलते हैं, प्राचीन नाम जो है गुरु का आचार्य है। वैसे गुरु शब्द का भी वही अर्थ है, आचारम ग्राह्यति, जो आचरण को बदल दे वो गुरु होता है। जी संजय जी प्रणाम। अनीता जी नेक्स्ट। हाँ जी, हमारे साथ ज्योति अरोड़ा जी हैं, ये माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सहोदया समिति बनी हुई है, ये सभी सीबीएसई के स्कूल्स की, ये उसकी चेयरपर्सन है और इनके साथ लगभग 50 स्कूल इसमें जुड़े हुए हैं। ज्योति जी, आपका प्रश्न। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम ज्योति बहन। आज आपकी इस उपस्थिति के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और इतने लंबे लॉकडाउन के बाद अभी बड़ी अनिश्चितता की स्थिति है कि हम कब बच्चों से मिलेंगे अपने क्लासेस में, अपने स्कूल में। जब भी मिलेंगे एक डिफरेंट जनरेशन होगी क्लासेस में, क्योंकि इतने बड़े लॉकडाउन के समय अंदर बैठ के उनके मानसिक विचारों में, उनके बाकी चीजों के, हालांकि हमारी ऑनलाइन शिक्षा से हम उनको जोड़े तो हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि हम एक बिल्कुल डिफरेंट तरह के बच्चों से अब मिलने वाले हैं इतने लंबे समय के बाद। तो हम एज एन एडुकेटर अपने आप को क्या ट्रेनिंग दे कि हम उनकी फिजिकल वेलबींग, उनकी मेंटल वेलबींग, उनकी स्पिरिचुअल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, सब चीजों का ध्यान रखें। और आपसे एक चीज और भी जानना चाहूंगी कि जो आपका अपना विद्यालय आचार्य कुलम है हरिद्वार में, वहाँ की कोई एक बेस्ट प्रैक्टिस जरूर हमें दीजिए जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा वहाँ इफेक्टिव है और हमें भी हेल्प करेगी, सहयोग करेगी। धन्यवाद। पहले तो ज्योति जी, आप लॉकडाउन में बड़े ज्योतिर्मय दिख रहे हैं, तेजस्वी दिख रहे हैं, उसके लिए आपका लगता है रोज योगाभ्यास कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। दूसरी बात, देखिए, जो एक बेस्ट प्रैक्टिस है ना आचार्य कुलम की, वो प्रैक्टिस ही है। मैं प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा बल देता हूँ और मेरे शब्द ही हैं, उसको मैंने उस प्रैक्टिस को 3 जगह जोड़ा हुआ है: विद्याभ्यास, योगाभ्यास और अच्छी आदतों का अभ्यास, व्रताभ्यास उसको मैं बोलता हूँ। तो जैसे हमारे अभ्यास होते हैं, प्रैक्टिस इज लाइफ एंड लाइफ इज प्रैक्टिस। तो मैं कहता हूं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए, 100 में से 100 आप लेकर के आए। इस तरह से आपको पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी है। मेरा बहुत बड़ा शब्द होता है प्रचंड पुरुषार्थ। मैं एक्सट्रीम लेवल पर लोगों को काम करने के लिए बोलता हूं कि एक्सट्रीम नॉलेज, एक्सट्रीम इमोशंस, एक्सट्रीम हार्ड वर्क, एक्सट्रीम तुम्हारे एफर्ट्स होने चाहिए किसी भी काम में, बचा के नहीं रखना अपने आप को। लेकिन इसमें एक कॉमन वर्ड है अभ्यास। तो मैं अभ्यासों पर बहुत बल देता हूं। बच्चों के मार्क्स कम होने चाहिए 100 पे, 100, 99, 97, इससे कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। 90 से नीचे तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन मार्क्स कम ज्यादा होंगे तो चलेंगे, लेकिन बच्चों का आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, सोच, उनका चरित्र यदि डगमगाएगा फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। वर्ल्ड में जो सक्सेस लोग हैं ना, वो वही सक्सेस है जिनके जीवन में कुछ विशेष अभ्यासों में जिन्होंने अपने आप को ढाल लिया। आज पॉलिटिक्स में देख लीजिए, कॉर्पोरेट फील्ड में देख लीजिए, स्पिरिचुअल फील्ड में देख लीजिए, एजुकेशन में देख लीजिए। पढ़ाई में वो थोड़े बहुत कुछ लोग कमजोर थे। बहुत से लोगों के तो ऊपर बहुत तरह के प्रश्न किए जाते हैं कि पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है। बिजनेस में, राजनीति में, या किसी भी हमारे जैसे स्पिरिचुअल फील्ड में भी बहुत से लोगों पर प्रश्न किए जाते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा। लेकिन उन लोगों के अंदर एक विशेष एबिलिटी है जो उन्होंने एक विशेष कुशलता अपने अभ्यासों के द्वारा प्राप्त की है। तो एक तो बच्चों के अभ्यास के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभ्यास माने उनके स्वभाव माने उनके नेचर, उनकी हॉबी, उनकी प्रैक्टिसेस कैसी है। और जो आपने भी कहा कि नए बच्चों से मिलेंगे, क्योंकि अलग तरह के अभ्यासों से गुजर करके वो आपके पास में आएंगे इन 3-4 महीनों के बाद। और ये भी बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा, क्योंकि कोरोना 1 साल तक जाने वाला नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत ये बुरी खबर है ये कि 1 साल तक आप अपने स्कूल अभी ठीक से नहीं चला पाएंगे। और इसीलिए हमने अपने बच्चों को यहीं पर रखा और विशेष इंतजामात के साथ उनको हम पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मुझे पता था कि यदि मैंने इन बच्चों को, बोर्डिंग स्कूल के बच्चे हमारे सारे करीब 1000 बच्चे हमारे, उनको बोर्डिंग स्कूल के बच्चों को एक बार छोड़ दिया तो फिर वो
एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे, एक डिफरेंट माइंडसेट में चले जाएंगे, और उसको वापस लाना तो हमारे पिछले 10 सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो एक एक चीज को बड़ा गंभीर, और इसके लिए चैलेंजेस बहुत होते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, हर दिन उसका ध्यान देता हूँ। हमारे प्राचार्य भी ध्यान देते हैं, आदरणीय श्री पांडे जी, और पूरा जो लोग हैं वो ध्यान देते हैं। तो मैं एक विशेष बात ये कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा इस समय बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका इमोशनल, उनके अंदर जो एक उनके आपके साथ बाउंडिंग है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। यदि हम इसको रखने में कामयाब हुए तो हम अपने बच्चों को संभाल पाएंगे, और यदि हमारी इमोशनल बाउंडिंग कमजोर पड़ गई तो आप लोग जो भी स्कूल कॉलेज आदि चला रहे हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन बच्चों को वापस अपनी स्थिति में लाने में, और ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा हम सबके लिए। तो अपने टीचर्स के लिए मैं 3 बातें बहुत सिंपल सी कहूंगा। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके साथ इमोशनल कनेक्ट जरूर 45 मिनट की क्लास में 5 मिनट जरूर करें, और यदि हो सके तो एक एक बार बच्चों के साथ बातचीत भी कर लिया, चाहे 2 बच्चे चुने एक दिन में, एक 40 दिन में चाहे एक बच्चे का नंबर आ जाए। अब ये लॉकडाउन लंबा चलने वाला है, तो एक दिन में 1, 2, 3 बच्चों के साथ, 5 बच्चों के साथ कुछ तय कर लें और उनके साथ बातचीत किया करें व्यक्तिगत तौर पर, और उनको इंस्पिरेशन करें, क्योंकि जो कुछ व्यक्ति जीवन में है वो अपने विचारों का ही परिणाम है, उसका सारा संसार। जैसे विचार वैसे उसका संसार वाणी, क्योंकि विचार ही हमारे शब्द बनते हैं, जैसे विचार होते हैं वही देखते सुनते करते जीते। तो विचार ही सब ओर से हमारे जीवन में अभिव्यक्त होता है, तो इसके ऊपर बहुत ध्यान दें। और तीसरा, बच्चों को बोले, उनको इंस्पायर करते करते कि बेटा घर पर भी रह करके आप ऐसे अभ्यास बनाओ, अपनी प्रैक्टिस, जो आप बोल रहे थे आचार्य कलम के बारे में, तो बच्चों को ऐसे बोलो कि बेटा कोई बात नहीं, आप घर पर हो तो 8 बजे तैयार हो जाया करो बेटा, जैसे स्कूल में आते थे, और 5 बजे तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और उसके बाद थोड़ा खेलो। तो इस तरह से उनको इंस्पायर करें कि वो स्कूल में, घर पे रहते हुए भी स्कूल टाइम की तरह अपने आप को फॉलो करें। ज्योति जी। जी अनिता जी। धन्यवाद ज्योति जी और स्वामी जी। हमारे साथ डॉक्टर शबाना रहमान हैं, ये मध्य प्रदेश में लिटिल एंजल हाई स्कूल की प्रिंसिपल है, ग्वालियर में है ये स्कूल। शबाना जी, आपका प्रश्न। स्वामी जी नमस्कार। प्रणाम शबाना जी। स्वामी जी, मैं आपके अनुभवों के आधार पर ये पूछना चाहूंगी कि देश को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारी शिक्षिकाओं में और हमारे प्रधानाचार्यों में किन गुणों का होना आवश्यक है। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों में एकाग्रता की कमी देखी जा रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए हमारी कुछ मदद कीजिए आप प्लीज। शबाना जी, 3-4 कॉमन फिलोसफी है, आइडियोलॉजी है, प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स है। वो ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात, प्रिंसिपल को कभी ये नहीं मानना चाहिए कि ये बच्चा बहुत बुद्धिमान है। बेसिकली ऑब्वियसली दिस इज रियलिस्टिक थिंग कि कुछ बच्चों का ब्रेन बहुत शार्प होता है, उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन फिर भी सब बच्चों को प्रेरित ऐसे करें, यू हैव इक्वल ब्रेन, इक्वल नॉलेज, इक्वल कैपेसिटी, इक्वल एबिलिटी, और आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी के अंदर। वो जमाने लद गए जब राजे महाराजाओं के जमाने होते थे, ये बड़े खानदान के लोग हैं, ये ब्राह्मण के बच्चे हैं, ये क्षत्रिय के बच्चे हैं, ये उस बड़े खानदान के बच्चे हैं, ये वैश्यों के बच्चे हैं, ये तो बचपन से ही माँ की पेट से ही जो है व्यापारी बनकर के पैदा हुए हैं, ये तो इनके को बच्चों में सब में एक जैसा भाव बने कि वी आर इक्वल, द गॉड इज वन, सोल इज वन, कंट्री इज वन, द ह्यूमन बीइंग इज वन। तो द फिलॉसफी ऑफ वननेस, इक्विलिटी, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी प्रकार का कोई भी उनके मन के अंदर ये विचार नहीं आना चाहिए कि हम भिन्न है या कमजोर है। यद्यपि 18 साल के बाद जब वो वोट करने जाते हैं तब तो उनके दिमागों में जहर भरेंगे जिनको भरना है कि तुम मुसलमान हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो, उसको वोट देना। और शादी करने जाएंगे तब ये बताएंगे कि तुम अपनी कौम के बच्चों से शादी करना, दूसरे के साथ अफेयर मत करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी बनाने अपनी जाति के बनाना। सब लोग दूसरे अपना काम करेंगे, लेकिन हम भी अपना काम करें कि वी आर इक्वल, वी हैव इक्वल पोटेंशियल, एंड
हमको इस धरती के अंदर इतना बड़ा काम करना है कि, और उसके लिए आप 10-20 उदाहरण दिया करो। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरी पूरी पढ़ाई का खर्चा 8वीं तक मुश्किल से 2 8 दूनी 16 है। मेरा 8वीं तक का खर्चा पढ़ाई का 50 से 100 रुपए हुआ होगा, सारा बुक्स और स्कूल एडमिशन का सब खर्चा लगा के। 2 रुपए एडमिशन फीस, वो भी छठी में लगे थे, उससे पहले नहीं लगे। बाकी सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ता था और फिर अगले साल उन्हीं को जिल लगा करके अगले साल भेज दिया करता। तो मैं कह रहा हूँ आपको, जब मैं 50-100 रुपए में स्कूल में पढ़ा, उसके बाद गुरुकुल में पढ़ा, और मैं एक बात ये कहता हूँ, इतने कितने उदाहरण हमारे पॉलिटिक्स में हैं, कॉर्पोरेट फील्ड में हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, आप लोगों के एजुकेशन के फील्ड में भी कितने लोगों ने कितने जो है अभाव में अपनी जिंदगी को जिया है। तो एक ही बात कहें कि हमको भगवान ने इंसान बना दिया, भगवान ने अपना काम पूरा कर दिया, बाकी इस जहान को बदलने का काम हम करेंगे। लाख चैलेंजेस होंगे, सब कुछ होंगे, तो बच्चों के अंदर एक तो समानता का भाव भरे और उनको एक विराटता का भाव भरे कि बच्चे छोटे उद्देश्यों के लिए ना जिए। छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना ये जीवन का अपमान है। कलाम साहब भी कहते थे, मैं भी रोज कहता हूँ, ये मेरे जीवन का बचपन की लाइन है। और सपने वो नहीं होते जो रात को आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि आप सोते नहीं है, मैं सोता हूँ, रात को 5-6 घंटा सोता हूँ, लेकिन 18 घंटा ये सबके लिए इक्वल बात है, सारे प्रिंसिपल्स के लिए। अपने बच्चों का ऐसा स्वभाव बना दीजिए, वो 18 घंटा मेहनत करें, मेहनत, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क, नो अनदर वे। Work is worship, work is life, work is success, work is achievement, work is victory, work is everything for our life. कुछ लोग जी क्या करें, हमारी तो किस्मत ही कमजोर है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम तो शरीर से कमजोर है, हमारा तो दिमाग कमजोर है, याद नहीं होता है, 100 तरह के बहाने मारते रहते हैं। तो बस ये कुछ बातें ऐसे करके सबको इंस्पायर करते रहे। मैं तो इसी में जीता हूँ, ऐसे ही लोगों को बोलता रहता हूँ। शबाराज, थैंक यू। तो इसका मतलब शिक्षकों के लिए तो ये खास संदेश है कि वो खुद भी ना मेहनत से बचे और डरे, और ना ही अपने बच्चों को ऐसा करने दें। अब 18 घंटे से पहले जो कुछ सो गया ना मैं, तो उसकी खैर नहीं। हरामखोर और हरामखोर कहलाएगा, हरामजादा कहलाएगा। थोड़ा मैंने कठोर बोल के आपको बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि घर के साथ साथ स्कूल को भी वो उतने ही अच्छे से संभाले हुए हैं। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें इसको माने काम चोरी को हमें बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं देना है। जी। हमें श्रम को गौरव देना है। जी बहन अनीता जी। हमारे साथ डॉक्टर राजेश हसीजा हैं, ये इंद्रप्रस्थ स्कूल के डायरेक्टर हैं। इस संस्था के 3 स्कूल हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, और इसके अलावा ये ICSL के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। डॉक्टर राजेश हसीजा जी। डॉक्टर राजेश, कैन यू हियर मी? स्वामी जी हमारे साथ डॉक्टर प्रियदर्शी नायक हैं। डॉक्टर प्रियदर्शी नायक CED फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं। इस संस्था के साथ भी लगभग 550 से ऊपर स्कूल जुड़े हुए हैं, और लगभग 4000 स्कूल लीडर्स इनके साथ में कनेक्टेड हैं। प्रियदर्शी नायक जी, इनका ये स्कूल और इंस्टीट्यूट यूपी में है, हाथरस से है ये। डॉक्टर प्रियदर्शी नायक जी मैम। जी प्रियदर्शी जी, आपके दर्शन भी बड़े प्रिय हैं। बहुत बहुत योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का मेरा प्रणाम और नमन करता हूं। मैं डून परिवार के तरफ से आपको शुभकामनाएं और सभी के लिए आशीर्वचन प्रदान करने की आपको रिक्वेस्ट करता हूं। सर स्वामी जी, मेरा ये कहना है, हम सब बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और बच्चों के लिए करिकुलम हो रही है, सिलेबस हो रही है, उसमें फिट इंडिया मूवमेंट हो रही है, बच्चों को योग करना है, खेल पीरियड होना चाहिए। मेरा स्वामी जी ये कंसर्न है कि जो शिक्षक आज बच्चों को पढ़ाता है, आज ऑनलाइन के जरिए हो या ऑफलाइन के जरिए जब स्कूल में पढ़ाता हो, तब शिक्षक जनरली हम देखते हैं कि वो स्ट्रेस में रहता है, टाइम को मैनेज नहीं कर पाता है, प्रेशर में रहता है। ये सब चीज कारण होते ही रहते हैं, वो अभी हो या नॉर्मल डेज में हो। तो मेरा ये कहना है, जो शिक्षक बच्चों का निर्माण करने के लिए तत्पर है, वो कहीं ना कहीं
भटक जाता है, कहीं ना कहीं उसको टाइम को कंस्ट्रेंट रहते हुए अपने शारीरिक क्षमता को, अपने फिटनेस को ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये कहीं ना कहीं हम यही समझते हैं कि वो इतना बिजी रहता है कि अपने आप को समय देने में असमर्थ होता है। तो मेरा ये स्वामी जी आपको ये जानना है कि अगर इनको ऐसे कुछ टिप्स मिल जाए कि आपका मार्गदर्शन उनके लिए हो जाए कि मिनिमम से मिनिमम शिक्षक ये चीज तो जरूर करे और उसके वजह से उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो और आराम से वो। मैं प्रियदर्शी जी, आपका जी जो तात्पर्य है वो बहुत अच्छा है। तो दो बातें इसमें कहूंगा। एक तो शिक्षक शिक्षा को जीवन में सबसे बड़ा गौरव दे, ये सबके लिए एक कॉमन बात है। जो जिस प्रोफेशन में होता है उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए, उसको सबसे ज्यादा प्राइड देना चाहिए। तो गुरु को, शिक्षक को, एजुकेशन को, शिक्षा को सबसे बड़ा गौरव देना चाहिए कि दुनिया बदलेगी तो एजुकेशन से बदलेगी, जीवन बदलेगा तो एजुकेशन से बदलेगा, देश, सोसाइटी, नेशन बदलेगी तो एजुकेशन से बदलेगी। और वो एजुकेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड हो, वो एजुकेशन स्पिरिचुअली पर और ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, मॉरल वैल्यूज पर बेस्ड हो। तो ऐसे करके एजुकेशन को बहुत ऊंचे स्थान पर रखे। जहां तक आपने बोला बिल्कुल ठीक फरमाया कि एक तो कई बार शिक्षक उसका मोरल डाउन रहता है कि लोग दूसरे बिजनेसेस में एक महीने में 1 लाख 1 करोड़ कमा रहे हैं, 2 करोड़ का 5-10 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो साल में वो बड़े बड़े जो है अपने उद्योग स्थापित करके और हजारों करोड़ का अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। मैं कहाँ खड़ा हूँ? तो ऐसी हीन भावना कभी नहीं आने दी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, बहुत बड़ा पतंजलि का संगठन और साम्राज्य और सब कुछ चलाता हुआ भी मैं अपने आप को एक आचार्य ही कहता हूं और कुछ भी नहीं रखता हूं, 0% वेल्थ। मैं मानता हूं कि गुरु होना ये जीवन का सबसे बड़ा गौरव है और उसी को मैं जीता, इसलिए इस बात को कह रहा हूं। सब कुछ करते हुए भी अगली बात, अपने आप को मेंटेन करने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए और हम 1 घंटा निकाल सकते हैं 24 घंटे में। 1 घंटे में मैंने जैसे शुरू में बोला 10 से 20 मिनट एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, और बाकी आप इंडिया टीवी भी देख लेना, बाकी आस्था पर देख लेना। सुबह एक बार जो है 6 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक 1.5 घंटा में फिजिकल प्रैक्टिस कराता हूँ, उससे पहले मेडिटेशन कराता हूँ। तो 1-2 दिन आप मुझे फॉलो कर लेंगे। मैं वैसे कल आज के संदर्भों को लेकर के सुबह कल 6 से 7:30 बजे आज ही के संदर्भों के ऊपर कल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। तो आस्था चैनल कल जरूर देखना, टीवी पर या फेसबुक पर। तो मैं आज के संदर्भों को साथ में लेकर के कल योग सिखाऊंगा। तो 1 घंटे का पूरा पैकेज दे दूंगा, 1 घंटा सब कर लेंगे तो 100 साल तक आपके जीवन में स्ट्रेस नहीं आएगा और आप बूढ़े नहीं होंगे। चाहे स्कूल आपको रिटायर कर दे लेकिन आप रिटायर नहीं होंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है अनीता जी, अनम्यूट कीजिए। हमारे साथ अगला प्रश्न है डॉक्टर जयंत चौधरी जी का। ये IUF संस्था है, इंडियन यूनाइटेड एजुकेशन फ्रेटर्निटी के चेयरपर्सन है और इनके साथ भी इस समय लगभग 350 स्कूल जुड़े हुए हैं, अयोध्या से हैं। जयंत जी अपना प्रश्न पूछिए। स्वामी जी प्रणाम। अयोध्या की नगरी से हमारे आपको बहुत बहुत नमन और प्रणाम। और राम की नगरी है, राम जी का भी प्रणाम। राम की नगरी है। हमारा एक बहुत बड़ा एक जो सोच है या चिंता की बात है, सोच नहीं कहेंगे, चिंता की बात है। हम लोग बहुत सोल्यूशन फोन करके थे। तो ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी जो आई एकदम से आई, क्योंकि महामारी भी एकदम से आई, तो हमारे टीचर लोगों को वो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी या इसके चीज के लिए रेडी नहीं थे। तो एकदम से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और हमारे टीचरों ने बहुत मेहनत की। विश्वास करिए, हमारे स्कूल के जो हैं टीचरों ने 12-12, 14 घंटा, इवन 1-2 बजे काम करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है सर कि हमारे जो ये टीचिंग फ्रेटर्निटी है, हमारे 70 to 80% फीमेल से हमारा ये टीचिंग फ्रेटर्निटी भरा हुआ है। ठीक है सर, तो स्वामी जी मुझे ये बताइए, एक सोल्यूशन दीजिए। ऑलरेडी हमारे टीचर स्ट्रेस में पड़े हैं
और उनके बाद उनकी फैमिली भी है। ये फैमिली को बैलेंस करते हुए आप कुछ ऐसा टिप्स दीजिए, क्योंकि हमारे टीचर ऑलरेडी बहुत डिफरेंट, क्योंकि हम लोग सब बच्चों की सोचते हैं, पेरेंट्स की सोचते हैं, हम टीचर लोगों को उस लेवल पे नहीं सोचते हैं। सर विश्वास करिए, आपको ये सुनने में थोड़ा लगेगा, लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ी है, ये बहुत नोबल प्रोफेशन है, लेकिन अल्टीमेटली है जो पेरेंट्स कुछ ऐसे जो इसको नहीं समझते हैं सर, और अल्टीमेटली ऐसे कुछ बातें होते हैं जो डीप, ये खुल के सब नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे जितने भी उपस्थित प्रिंसिपल है और ये टीचिंग फैकल्टी इस चीज को विश्वास करेंगे कि नहीं मिलती है सर वो चीज। अल्टीमेटली ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे बच्चे, टीचर भी डिप्रेशन हो जाते हैं। ये आप लोग हमारे, मेरे साथ ये मेरे टीचर्स लोग भी हैं और ये सब हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये हमारे बहनें ये देखिए कितनी मेहनत, कितना रिस्क लेके भी स्कूल में आके ये सब काम कर रहे हैं। तो इनके लिए ऐसा टिप्स दीजिए सर स्वामी जी कि इन लोग को भी एक मोटिवेशन लगे कि एक बहुत बड़ा देश के लिए काम कर रहे हैं। सब डॉक्टर इंजीनियर सबके लिए बोलते हैं, हमारे टीचिंग के लिए एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल में हमको आपसे एक टिप्स चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि जैसे कोरोना वॉरियर्स की बात होती है, उसमें मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस है, प्रशासन है, ऐसे सच में ये जो हमारे टीचर्स हैं ये भी बहुत बड़े वॉरियर्स हैं। और ये सच में इस समय देश के बच्चों को नियंत्रित करना ये कोई साधारण घटना नहीं है। आप इस देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो और ये वक्त कभी कभी आता है, 100 साल में कभी एक बार ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना आती है पूरी दुनिया के सामने। और इस समय मैंने कहा थे 2, 4, 6 महीने लगे, चाहे साल भर लगे, आप लोगों को अपनी हिम्मत को, हौसले को कमजोर नहीं होने देना, सावधानी रखते हुए अपने कर्तव्यों को इस तरह से निभाना है जैसे मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक निभाता हूँ। तो आप लोग जो निभा रहे हो ये इतिहास में दर्ज होने वाला है। ये जो इस समय का जो कालखंड है, इसको बच्चे आने वाले कम से कम 50 साल तक तो इसके एग्जाम्पल दिए जाएंगे और 100 साल बाद तक भी इसको याद किया जाएगा। जो बच्चे आपके पास में अभी हैं वो 75 साल तक इसको याद रखने वाले हैं कि इस समय आप उनके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, किस तरह से उनके सामने पेश आ रहे हैं, किस तरह से उनके एजुकेशन के साथ उनके साथ एक इमोशनल कनेक्ट आप कर पा रहे हैं। तो वैसे मैंने आपको जो पहले कहा कि माता पिता की तरफ से भी अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, बच्चों की तरफ से भी अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, सोसाइटी की तरफ से भी, जहां आपका स्कूल है, जहां आपके वर्किंग प्लेसेस हैं, वहां पर भी चारों तरफ से अलग अलग तरह के सोशल चैलेंजेस आएंगे। उन सब के बीच में आपको अपने आप को फिट रखने के लिए एक तो योगाभ्यास तो करना ही करना है 1 घंटा। उसके अलावा आप गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, अदरक का काढ़ा भी रोज पीजिए, दूध में थोड़ा हल्दी और शिलाजीत ले लीजिए, थोड़े फेफड़े जिनके कमजोर हैं तो शिलाजीत के साथ थोड़ा च्यवनप्राश भी ले लीजिए। और आपने कोई यदि ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, ओबेसिटी है तो उसके लिए थोड़ा सा खून पसीना बहा करके मेहनत करके अपने आप को इस लॉकडाउन के दौरान एकदम परफेक्ट कर लीजिए। अपने आप को भी संवारने का टाइम है। तो आप निश्चित रूप से बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। और सच में जैसे और बहुत से कोरोना योद्धाओं की बात होती है, वॉरियर्स की बात होती है, तो हमारे ये नॉलेज वॉरियर्स हैं सारे के सारे जो आप लोग काम कर रहे हैं। आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। भगवान आपको सब प्रकार से स्वस्थ और सुरक्षित रखे। प्रणाम बहन। धन्यवाद स्वामी जी। ये ऐसे एनकरेजिंग वर्ड्स की हम सबको बहुत आवश्यकता थी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इसके लिए भी। हमारे साथ डॉक्टर गीता हैं, डीपीएस हैदराबाद की प्रिंसिपल हैं। गीता जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गीता जी, Geeta ji, can you hear me? Please unmute yourself. Yes, ma'am. I can hear you. जी गीता जी, I can hear you. स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते गीता जी। मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी, ये स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज्यादा हो गया है। एक लड़के ने मुझे बोला कि मैडम जी, जब when school was on, you never allowed mobile. Now lockdown, you're asking us to be in mobile. ये जो प्रश्न वो लड़के ने पूछा,
That made me think, स्वामी जी, जी ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे बच्चे पहले तो सिर्फ गेम्स में रहते थे ऑनलाइन, नेटफ्लिक्स आ गया है अभी, वो उनके हाथ में है अभी नेटफ्लिक्स, प्लस हमारा ऑनलाइन टीचिंग भी चल रहा है। इससे ये हो रहा है उनके आंखों में इश्यूज आ रहे हैं। सो कुछ ऐसा टेक्निक या ऐसा योग में कुछ है जिससे वो रेगुलर प्रैक्टिस कर सकें और हेल्दी रहें? अनुलोम विलोम उन बच्चों को बोलो कम से कम 5-5 मिनट करें जी। शीर्षासन, चलो बहुत देर होगी, प्रैक्टिकल बताया नहीं था। शीर्षासन बच्चों को बोलो दीवार के साथ ही करना शुरू कर दें। कम से कम बच्चे 5 मिनट शीर्षासन करें। 2.5 मिनट से शुरू करके 2-2.5 मिनट से लेकर के बोले भाई कम से कम 1 मिनट से शुरू करके 2, 2.5, 5 मिनट तक, फिर ये सर्वांगासन होता है। तो ये जो आसन है जी, ऊपर पैर करने वाला, एक दीवार के साथ कर ले पहले शीर्षासन जी, हेड स्टैंड, और दूसरा ये सर्वांगासन, और अनुलोम विलोम प्राणायाम, और बोल पानी से 2-3 बार आंखें धोए, जितना हो सके आंवला हरी सब्जियां इनका सेवन करें। नहीं तो ये सच में स्क्रीन से उनको खाली आंखों की प्रॉब्लम नहीं होगी, इनसे कई प्रकार के उनको एंजाइटी, डिप्रेशन और ट्रोमा और कई प्रकार की दूसरी चीजें होने की भी संभावना रहेगी, उनको मेंटल प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो उनको बच्चों को जरूर ये करने के लिए बोलिए आप, तो उससे निश्चित रूप से उनको बहुत जबरदस्त फायदा होगा। और गुलाब जल भी आंखों में डाल सकते हैं। हमने एक सौम्य करके एक आई ड्रॉप भी बना रखा है, तो उन तरह की चीजों को भी थोड़ा डालें तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो हनी जनरली घरों में रहता है, तो प्योर हनी भी एक ड्रॉप डाल लेते हैं, तो उससे आंखें बहुत अच्छी हो जाती हैं। और ये आंखों का एक पॉइंट है, पहली और दूसरी अंगुली के नीचे, ये भी बच्चों को बताया करें। तो ये पहली और दूसरी अंगुली के नीचे दबाएंगे तो इससे आंखों का स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। ओके, यही बात शिक्षकों को भी बताएं स्वामी जी? हाँ, बच्चों को बताएं, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, मैं शिक्षकों का, टीचर्स को भी यही बताएं, क्योंकि वो भी सडनली, जिनको हाइपरटेंशन नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो शीर्षासन सर्वांगासन कर सकते हैं। बच्चे तो सभी कर लेंगे। टीचर्स जिनको हाइपरटेंशन हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, शीर्षासन सर्वांगासन नहीं करना, वो खाली अनुलोम विलोम करें, ये करें। और एक दृष्टि आई ड्रॉप अपने पतंजलि के सेंटर से ले लें, वो आंखों में डाल सकते हैं, तो घर में बना सकते हैं। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच शहद, ये मिला करके रख ले फ्रिज के अंदर। ये 2-3 महीने खराब नहीं होती है, कि बूंद आंख में डाल सकते हैं। इससे आंखें एकदम फ्रेश रहेगी, और चश्मा भी है तो हट जाएगा। आंवला एलोवेरा जूस सुबह सुबह सब पी लिया करेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। आप हमारे साथ है डॉक्टर सुजीत कुमार जाना, ये कलकत्ता से हैं और ये IUF के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। डॉक्टर सुजीत कुमार, नमस्कार। सुजीत जी प्रणाम। नमस्कार स्वामी जी। प्रणाम। हम पिछले बार मिले थे मैडम की स्कूल में, जब हमारा कारिकुलम चल रहा था, तो ये दूसरी मीट है आपके साथ। हमारी चिंता वही है बच्चे को लेकर। अभी हमारे इतनी सारे स्कूल्स में हमने काउंसलिंग तो किया, एक लंबा लॉकडाउन चलते हुए, तो हमारी काउंसलर के पास जो डेटा आई है, बड़ी चमत्कार डेटा आई है। ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स का भी मेंटल हेल्थ बिगड़ा हुआ है, और साथ में हमारे बच्चे का भी मेंटल हेल्थ काफी डिसबैलेंस्ड है। अब आपने कही कि चलो लॉकडाउन लंबा चलने वाला है, तो हम और ज्यादा चिंतित है। खाली पेरेंट्स का ये कह रहे हैं कब स्कूल खुलेगा, कब स्कूल खुलेगा। और सच भी है, ये रिपोर्ट आ रहे हैं बच्चे स्कूल की माहौल से जब अलग हो गए, लंबा टाइम अलग हो गए हैं, उनके ऊपर मेंटल हेल्थ में तो असर पड़ रहा है। साथ साथ हम चिंतित है, अगर हमें परमिशन मिली गवर्नमेंट से कि चलो स्कूल भी थोड़ा थोड़ा करके चालू करो, हम बड़ी चिंतित है उनका जो फिजिकल हेल्थ रिस्क फैक्टर है, क्या क्या ध्यान रखे स्वामी जी स्कूल में, स्कूल माहौल में मेंटल हेल्थ के साथ साथ? जरूर जरा जी, तो मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। ये अनीता जी, क्योंकि आज जो है अभी 2 ही प्रश्न और ले पाएंगे, फिर यदि जरूरी होगा तो एक बार दोबारा कर लेंगे। तो छोटी छोटी बातें बताता हूँ। देखो, 3 इशू बड़े होंगे। एक तो बच्चों का फिजिकल और मेंटल हेल्थ। पेरेंट्स भी काफी एक परेशान है। सब माता पिता ऐसे नहीं कि अपने बच्चों को इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और सब चीजें पढ़ा सके। तो बच्चे जो है अब उनको केवल और केवल जो है ये डिस्टेंस एजुकेशन पर ही आधारित हो गए हैं, ई लर्निंग पर आधारित हो गए हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा जैसा है। और
इस अपने पूरे बिहेवियर को इसके अनुकूल ढालना, ये कहने की बात अलग है, रियलिस्टिक वे में इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है। बच्चों माँ बाप बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं ठीक से घर में, मतलब उनको पढ़ाई कराना और फिर उनके हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना, ये तो बहुत समझदार माता पिता होते हैं जो 10 to 20% होते हैं। 80% माँ बाप बच्चों को नहीं संभाल सकते, ये एकदम फैक्ट है। तो ऐसे में जैसे मैंने बोला, अपने जो डेली टीचिंग्स हैं उसके अंदर कुछ ऐसी बातें जरूर माता पिता और बच्चों के लिए बोले कि आप लोग हरी सब्जियां खाएं, जितना हो सके लिमिटेड पौष्टिक खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, दिन में 3 लीटर पानी जरूर लें और हेल्दी डाइट लें। उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताते रहें। 1 घंटे का योगाभ्यास सब जरूर करें। फिर उनके साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, माता पिता जो है काम पर नहीं जा पा रहे हैं, दुकान पर नहीं जा पा रहे हैं, नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके घर में इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं। वो सारे डिस्कशंस माता पिता के बच्चों के साथ में होते हैं, तो फिर बच्चे और स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अब कल को हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो अलग अलग तरह के सोशल इशू हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, तो उनको लड़ने के लिए बस हौसला, हिम्मत, उत्साह, इंस्पिरेशन, ये बड़ी ताकत है। जहां तक बात रही बाद में बच्चे आपके पास आएंगे तो भी बहुत से चैलेंजेस के साथ ही आएंगे, तो हमें सभी स्कूलों में योगा तो कंपलसरी कराना पड़ेगा 1 घंटा कि अपने स्कूलों में सब योगा कंपलसरी करवाएं, ये लॉकडाउन खुलने के बाद भी। और लॉकडाउन खुलने के बाद में बच्चे भी अलग अलग कॉलोनी से अलग अलग उससे आते हैं, तो उस समय भी हमें बहुत सावधानियां रखनी पड़ेंगी। एक बच्चा संक्रमित हो गया तो पूरे स्कूल में संक्रमण फैलने की संभावना रहेगी। तो ये इसलिए मैंने कहा 1 साल ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा, 1 ईयर, और इसमें अपने आप को मेंटली हमें प्रिपेयर ऐसे करना है कि कैसे भी चैलेंजेस आए हम हिम्मत नहीं हारेंगे। एक ही चीज है, हौसला और सही निर्णय लेना और उनको एग्जीक्यूट करना। ये कर पाएंगे तो हम इस चैलेंज से बाहर निकल पाएंगे। जरा सी हिम्मत तोड़ी तो फिर डायरेक्शन गलत हो जाएगा। स्वामी जी, ये क्या संभव है कि आप हमें एक कोई लिस्ट दे दे डूज एंड डोंट्स की, जो हम बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ और शिक्षकों के साथ शेयर कर सकें कि आप कृपया इन 10 बातों का ध्यान इस लॉकडाउन पीरियड में रखें। तो मैं जरूर वो भी करूंगा के लिए और एक पेरेंट्स के लिए जरूर। और अभी आप अपने सभी बच्चों को, सभी स्कूल वाले ये बता दें कि मैं आने वाले कम से कम 3 दिन बच्चों के लिए मैं आस्था के ऊपर रोज सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे 1.5 घंटा ये बच्चों के लिए स्पेशल मैं प्रोग्राम दूंगा। सबको बोलिए, कल से शुरू हो जाएगा सुबह 6 बजे से लाइव 3 दिन के लिए। ये बहुत सारी चीजें कॉमन है, इनको मैं बहुत अच्छे से इसको बना करके, और जो क्वेश्चन बच भी जाए तो अनीता जी आप मेरे को मेल कर देना। आदरणीय सैनी साहब, LR सैनी जी हैं आपके कांटेक्ट में, तो मैं वो सारे क्वेश्चन लेकर के और उनको लाइव उनको इंटरेक्शन में ले लूंगा सब। अभी हम 2 प्रश्न ले सकते हैं ना, आपने कहा 2 ले लो। तो हमारे साथ MP शर्मा जी हैं, ये JP ग्रुप ऑफ स्कूल्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनके 26 स्कूल हैं और दिल्ली और दिल्ली से बाहर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई जगह पर इनके स्कूल्स हैं। MP शर्मा जी प्लीज अपना प्रश्न पूछिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है MP शर्मा जी, शायद आपका फोन म्यूट पे है। आप म्यूट पे है सर, अनम्यूट करिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम शर्मा जी। स्वामी जी, मैं शिक्षा में पिछले 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ और स्वतंत्रता के बाद हमें एक शिक्षा की पद्धति मिली जो अंग्रेजों की पद्धति दी हुई थी। आपने वकालत की हाल ही में स्वदेशी शिक्षा थी। स्वदेशी शिक्षा हमारे राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने में क्या भूमिका निभाने वाली है? शर्मा जी, इसके ऊपर काफी हमने डिस्कस किया है और 1835 का जो मैकाले का बनाया हुआ इंडियन एजुकेशन एक्ट, उसी के अकॉर्डिंग सारा हमारा करिकुलम का आत्मा वही है अभी भी। माने थोड़ा थोड़ा उसका शरीर बदला है लेकिन आत्मा अभी वही चल रहा है। तो हमें इस एक नई प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी शिक्षा में। उसके लिए एक बेसिक करिकुलम तैयार हो गया, फ्रेमवर्क, और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो हम नए एक पाठ्यक्रम की, करिकुलम की जो पूरी रचना होनी चाहिए उसको तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है 1 वर्ष में ये काम 100% पूरा हो जाएगा
बेसिक फ्रेमवर्क पूरा हो गया है। उसमें अनीता जी की और आप में से भी बहुत से प्रिंसिपल्स की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे आदरणीय LR सैनी जी के नेतृत्व में लीडरशिप को काम चल रहा है, उसके लिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और हम ये करिकुलम तो मुझे लगता है 1-2 महीने में हम पूरा फाइनल कर देंगे और पूरा एक नया पाठ्यक्रम आ जाएगा तैयार होकर के। तो मुझे लगता है आने वाला भारत का शिक्षा का भविष्य बहुत उज्जवल होगा और पूरी दुनिया को हम एक शिक्षा के नई दृष्टि देने में सक्षम होंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ आज तो शर्मा जी, और हम अपनी आंखों से ये गौरव देखेंगे। आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। प्रश्न तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन अब ये क्योंकि आपके आदेश से अंतिम प्रश्न है तो मुझे लगता है कि किसी महिला को ही मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर नीलिमा शर्मा जी है, ये ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में ये वाइस प्रेसिडेंट है, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट। इनसे निवेदन करूंगी कि अपना प्रश्न पूछें। नीलिमा जी। हाँ स्वामी जी प्रणाम, मेरा बहुत बहुत प्रणाम नीलिमा जी। और मेरा प्रश्न ये था, वैसे तो सभी लोगों ने पूछ लिए हैं, कि हमारा जो शिक्षक वर्ग है ये जब से कोरोना शुरू हुआ है अपनी दक्षता और अपनी पूरी क्षमता का परिचय दे रहा है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कैसे भी, रातों रात सीख के इन लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें इन लोगों का जज्बा बनाए रखने के लिए हमारे समाज का क्या कर्तव्य है, हम लोग क्या कर सकते हैं अपने शिक्षकों के लिए? जरूर मैं इसमें कहूंगा कि जैसे मैंने कहा कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो है अलग अलग लोगों को बहुत रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि वो कभी ना कभी टीचर्स के लिए भी जरूर प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी 1-2 बार बोलना चाहिए, ऐसा संदेश आ जाए। मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया में मैं तो रहता हूँ, मैं तो ये कल से बोलना शुरू कर दूंगा। और सच में इनका हौसला अफजाई करने चाहिए। और ये इस समय बहुत बड़ी भूमिका आप लोग निभा रहे हैं, तो मैं आपके खुद सैल्यूट करता हूँ, आपके अभिनंदन करता हूँ, आपके इस पुरुषार्थ को, आपके डेडिकेशन को। और अनीता जी अभी दोबारा भी कभी एक बार फिर भी अपन कर लेंगे, क्योंकि बहुत प्रिंसिपल्स है और उनके साथ में हजारों और उनके फिर पीछे लाखों टीचर्स का और स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा समूह है। तो जरूर एक बार दोबारा भी थोड़ी देर जरूर बात करेंगे। और कल को जैसे मैंने कहा भी 3 दिन तक तो आस्था चैनल पर मैं सबको इंस्पायर करता रहूंगा और इंडिया टीवी पर भी इस विषय में थोड़ा और गौरव देता रहूंगा। शिक्षकों को की तरफ थोड़ा कम ध्यान गया है, ऐसे तो सारा देश ही संघर्ष कर रहा है, लेकिन टीचर्स एक अलग, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है इस देश में स्टूडेंट्स की, और उसको संभाले हुए आप लोग ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं तो कहते हैं ना बच्चों का तो ये तो पूरी हनुमान जी की फौज है। इनको यदि न संभाला होता तो अभी तक देश डावाडोल हो गया होता। आपने ठीक कहा। बिल्कुल, आपके शब्द जो है हम सबके लिए बहुत महत्व रखते हैं, और मुझे लगता है आज सभी हमारे प्राचार्य तो प्रेरित हुए ही होंगे जो यहाँ हैं। तो बहुत सारे शिक्षक जो फेसबुक लाइव के माध्यम से, कई चैनल्स के माध्यम से हमें देख रहे हैं, उन सबको भी बहुत प्रेरणा मिली होगी। मुझे लगता है कि कल से जरूर वो आस्था चैनल पर अवश्य देखना शुरू कर देंगे, यदि उनकी ऑनलाइन क्लासेस के टाइम टेबल से क्लैश नहीं हुआ तो। फिर फेसबुक पर देख लेंगे, यदि आस्था उस समय क्लैश होगा 6 से 7:30 भी, तो 6 to 7:30 शायद ऑनलाइन क्लासेस नहीं के बराबर होती है, फिर भी तो फेसबुक पर लाइव देख लेंगे, वो उसमें पूरा मिलेगा। और जिनके प्रश्न बच भी गए आप मुझे मेल से दे देना, उनके भी मैं आंसर कर दूंगा। बिल्कुल। तो मैं आप सबका, आपका बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और जितने हमारे यहाँ शिक्षक, प्रशिक्षक, जितने भी हमारे साथ हमारे शिक्षाविद उपस्थित हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार सब लोग अपना वीडियो ऑन कर दें तो हम एक ऐसी क्लिपिंग ले पाए जिसमें सभी लोग साथ में नजर आए। और अगर हम सबकी मुद्रा भी एक जैसी होगी तो और अच्छा लगेगा। तो आपको प्रणाम और सभी शिक्षाविदों को प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम अनीता जी आपको और LR सैनी जी को, जिन्होंने इसका संयोजन के लिए जो है कोऑर्डिनेशन किया, और सारे गुरुजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ओम नमो गुरुभ्याः। एक बार सभी गायत्री मंत्र से समापन कर लेते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत प्रणाम।
प्रणाम स्वामी जी, अयोध्या आपके लिए वेट कर रहा है। जरूर जरूर, बहुत बहुत प्रणाम ज्योति जी, सबको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम सभी को।